आज की मीडिया तो उस ज़माने के मुकाबले मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा असहाय है। ये असहायता कहीं बाहर से नहीं आई। मैं ये मानता हूँ कि जब भी इस तरह का संकट आया है तो जनता के बीच से ही नेतृत्व भी उभरा है। पुरानी कहावत है, ए बुक इज़ नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज़ आइदर वेल रिटन और इल रिटन। नमस्कार दोस्तों, बात मुलाकात की इस खास सीरीज में लेकर आए हैं एक खास और बहुत ही दिलचस्प वार्ता देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और प्रशासनिक अधिकारी विभूति नारायण राय जी के साथ। एक लंबी वार्ता। वैसे तो आप सभी उनके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगी। कथाकार विभूति नारायण राय जी का जन्म 28 नवंबर 1951 को आजमगढ़ यूपी में हुआ। 1975 बैच के यूपी कैडर के शीर्ष आईपीएस अधिकारी रहे। 5 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रहे। प्रशासनिक क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं उन्हें। साहित्यिक क्षेत्र में इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से वो समादृत हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान, सफदर हाशमी सम्मान, फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान, शिरोमणि सम्मान आदि कई सम्मान से वो नवाजे जा चुके हैं। 3 दशक से अधिक समय से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक लोकप्रिय पत्रिका वर्तमान साहित्य के संस्थापक संपादक रहे हैं। उनकी लेखन विधाएं मुख्यतः उपन्यास, निबंध, व्यंग रही हैं। भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रही है। उनके उपन्यास जो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं वो हैं घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला, प्रेम की भूत कथा। व्यंग संग्रह है एक छात्र नेता का रुझान मचा, वैचारिकी, रणभूमि में भाषा। संस्मरण है हाशिमपुरा उत्तर प्रदेश के पुलिस के इतिहास का एक काला अध्याय। लेखों के पास संग्रह हैं रणभूमि में भाषा, फिंस के उस पार, किसे चाहिए सभ्य पुलिस, अंधी सुरंग में कश्मीर और पाकिस्तान में भगत सिंह। कथा साहित्य के 100 वर्ष उनके संपादन में आए हैं। संप्रति सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों एवं साहित्यिक राजनीतिक विमर्शों में लगातार उनकी सहभागिता है। सांप्रदायिक हिंसा के मनोविज्ञान पर विशेष लेखन है। घर का अनुवाद पंजाबी में, शहर में कर्फ्यू का उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, मलयालम, मणिपुरी में अनुवाद हुआ है। किस्सा लोकतंत्र का पंजाबी में, तबादला का उर्दू तथा अंग्रेजी में, प्रेम की भूत कथा का कन्नड़ तथा अंग्रेजी में अनुवाद है। अंग्रेजी में भी उनकी कई पुस्तकें हैं। कॉम्बैटिंग कम्युनल कन्फ्लिक्ट, कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स, परसेप्शन ऑफ पुलिस, न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम राइट्स इन इंडिया और लेटर एड्रेस्ड टू ऑल आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग गुजरात राइट्स ऑफ 2002। उनके ये उपन्यास पिछले 3-4 दशकों से परिवर्तित राजनीतिक सामाजिक परिवेश का एक रचनात्मक रूपांतरण है। आमतौर पर लेखक कहानियाँ लिखने के बाद उपन्यास पर काम शुरू करते हैं, परंतु विभूति नारायण राय ने सीधे उपन्यासों से आरंभ किया और अपने कथ्य को अनावश्यक विस्तार से बचाते हुए सघनता प्राप्त करते हुए वो लगातार लिखते रहे हैं। आकार में संक्षिप्त होने के बावजूद दृष्टि में विस्तृत उनके उपन्यास अलग से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। ममता कालिया जी के शब्दों में, हिंदी कथा जगत में विभूति नारायण राय की उपस्थिति आश्चर्य की तरह बनी और विस्मय की तरह छा गई। इनके सभी उपन्यास एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। घर के संबंधों में विखंडन की त्रासदी है तो शहर के में कर्फ्यू में पुलिस आतंक के अविस्मरणीय दृश्य चित्र। किस्सा लोकतंत्र का राजनीति में अपराध का घालमेल रेखांकित करता है। तबादला उपन्यास उत्तर आधुनिक रचना के स्तर पर खरा उतरता है। 21वीं सदी के पहले दशक में यह अपनी तरह का पहला कथा प्रयोग रहा है। इन रचनाओं से अलग हटकर प्रेम की भूत कथा एक अद्भुत प्रेम कहानी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक इतनी सशक्त रचनाकार से मुलाकात है आपको ज़रूर पसंद आएगी और
मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी जो दोनों कड़ियाँ हैं वो जब आप देखेंगे तो विभूति नारायण राय जी को कुछ और ज़्यादा जानने समझने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों आइए उनसे हुई वार्ता को सुने। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि किस्सा लोकतंत्र में आपने अपराधी से नेता बने कथानायक पीपी उर्फ प्रेमपाल यादव जैसे राजनीतिज्ञों पर अंकुश के लिए मीडिया से उम्मीद स्थापित की थी। आज जबकि चौथा खंबा ही नहीं पूरा भारतीय लोकतंत्र ही दलदल में धंसा जा रहा है, तंत्र के प्रति लोक का विश्वास जैसे पूरी तरह से डिग गया है, मीडिया से रही सही उम्मीद भी हाशिए पर चली गई है, तो जनगण के लिए कौन सी संभावना बची रह जाती है? देखिए, जिस समय किस्सा लोकतंत्र लिखा गया था, जी। मुझे याद है कि ये 88-89 का साल रहा होगा और 91 में या 92 में ये छपा था। तो 90 या 91 में छपा था। तो उस समय से आज का यथार्थ बहुत बदल गया है। जी। वो दौर था जब समाज का अपराधीकरण शुरू हुआ था। समाज से मेरा मतलब राजनीति का अपराधीकरण। और धीरे धीरे अपराधी इतने ताकतवर होते जा रहे थे कि वो जितनी भी संस्थाएं थी सबकी पकड़ के बाहर जा रहे थे। मसलन वो दौर था जब बूथ कैप्चरिंग करते करते अपराधियों को ये समझ में आया कि अगर वो दूसरों के लिए बूथ कैप्चर करके दूसरों को जिता सकते हैं तो वो खुद विधायक क्यों नहीं हो सकते, खुद सांसद क्यों नहीं हो सकते, और अगर एक बार विधायक हो गए तो फिर मंत्री क्यों नहीं हो सकते। ये महत्वाकांक्षा उनके अंदर जग रही थी। और दूसरी जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, ये सारे उनके सामने धीरे धीरे असहाय महसूस करने लगे थे। तो वो एक ख़ास दौर था जिसको केंद्र में रख करके मैंने किस्सा लोकतंत्र लिखा था। लेकिन अब तो यथार्थ और भी ज़्यादा भयावह हो गया है। अच्छा, उस वक्त आपको क्या लगता था कि इस स्थिति पे मीडिया कुछ अंकुश लगा रही थी उस समय की नहीं, बात? मीडिया तो मीडिया की खैर भूमिका उस इससे वक्त आपको आज बेहतर के मुकाबले तो बेहतर थी। जी। लेकिन धीरे धीरे मीडिया पर भी इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ये इनके पास धन अपराध के तब जरिए। और अभी की मीडिया में क्या आप फर्क महसूस करते हैं? आज की मीडिया तो उस ज़माने के मुकाबले मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा असहाय है। ये असहायता कहीं बाहर से नहीं आई है। प्रेमचंद ने 30 के दशक में ये बात कही थी कि मीडिया के, या उस ज़माने में मीडिया शब्द इतना इस्तेमाल नहीं होता था, पत्रकारिता। जी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के सामने जो ख़तरे हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये ख़तरे बाहर से ज़्यादा भीतर से हैं। उस समय उन्होंने महसूस किया था कि कैसे जो पूंजी है उसका दबाव बढ़ेगा, कैसे मालिकान उनकी नीतियों पर निर्णायक असर डालेंगे। और हालांकि उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि ये समय आएगा जब संपादक समाप्त हो जाएगा और मालिक ही संपादक हो जाएगा। जी। जो स्थिति आज हो गई, तो आज तो निश्चित रूप से ज़्यादा भयावह लग रहा है। लेकिन 90 के दशक में भी जब ये मैं लिख रहा था किस्सा लोकतंत्र, तो उस समय भी मीडिया धीरे धीरे असहाय हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। अभी आपको क्या लगता है कि अभी एक न्यूनतम उम्मीद क्या रखी जा सकती है? देखिए, न्यूनतम उम्मीद तो हमारी इस जनता है जी। मुझे भारत की जनता पर बहुत भरोसा है जी। और मैं ये मानता हूँ कि जब भी इस तरह का संकट आया है तो जनता के बीच से ही नेतृत्व भी उभरा है और जनता ने ही खड़े होकर के कहीं ना कहीं उसका मुकाबला किया है। इमरजेंसी देखिए, इमरजेंसी के बाद एकदम से उखाड़ फेंका जनता ने। और आज जो एक सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा ख़तरा हमारे सामने आया है, जो एक वर्टिकल डिवीज़न देश में कराया जा रहा है, उसमें भी जनता को ही उसका मुकाबला करना होगा और मुझे लगता है जनता ही मुकाबला करेगी। और जो एक हमारा सेकुलर निज़ाम है, वो जो मतलब एक उसमें तो है ही है, थ्योरेटिकली तो आप उसे कहेंगे, हमारा संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र देता है, गणराज्य देता है। तो इसे भी बचाने के लिए जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा और जनता ही खड़ी होगी। मैं इस मामले में आशावादी हूँ। शहर में कर्फ्यू लिखना आपके लिए किसी त्रासदी से गुजरने जैसा रहा होगा। इलाहाबाद के दंगों के दुस्वप्न से मुक्ति के लिए आपने अपने अनुभवों को लिख डालने का निश्चय किया। उन दिनों के तारतम्य में आज की जो सांप्रदायिक लहर और एक हिंसात्मक भावनाएं हैं, तो उन्हें आप किस तरह देख पा रहे हैं?
देखिए, भारतीय समाज में ये दो बड़े समुदाय हैं, जी। हिंदू और मुसलमान। ये पिछले 1300 साल से साथ साथ रहते आए हैं और इन 1300 सालों में बड़े दिलचस्प रिश्ते इनके बीच में बने। जी। आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी का क्षेत्र देखे, रचनात्मकता का, चाहे वो साहित्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे शिल्प हो, चाहे मूर्तिकला हो। यहाँ तक कि अपने रसोई घर में घुस जाइए तो जो पकवान हैं और जो बनाने के औजार हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब में आपको इन दोनों के मेल जोल का दिखाई देगा। लेकिन ये भी सही है कि 1300 साल या 1350 साल जो ये साथ रहे हैं, इनमें ही आपस में लड़ते भी रहे हैं। ये कहना बहुत सरलीकरण होगा कि खाली ये मिलजुल करके बड़े प्रेम से रह रहे थे और रचनात्मकता के क्षेत्र में कुछ हासिल करते जा रहे थे। ऐसा नहीं था, ये लड़ भी रहे थे। और उस लड़ाई का नतीजा हमने देखा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ। ये एक अच्छी बात थी कि उस विभाजन की जो मूल प्रेमाइस थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते, उसको हमारे नेतृत्व ने खारिज कर दिया। यानी जो भारतीय नेतृत्व था उसने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन नहीं है, साथ रह सकते हैं। और हमने एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाया और वो ठीक ठाक चला भी। अगर आप देखेंगे कि शुरुआती सालों में अच्छी तरह से वो काम कर रहा था। दुर्भाग्य ये था कि जो हमारे बीच में जो विभाजन के और जो मतभेद के जो बीच है, वो हमेशा मौजूद रहे। और उन दिनों में भी 50 और 60 के दशक में भी जब लगता था कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ये कटुता अब ख़त्म हो गई और हम मिलजुल करके एक नया देश बना रहे हैं, उस समय भी ये दिखाई देता था। और ख़ास तौर से दिल्ली में मान लीजिए एक बहुत धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व मौजूद था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि राज्यों की राजधानियों में भी उसी तरह का रहे। शिक्षा राज्यों का विषय था, तो शिक्षा को फिर उन्होंने जिस तरह से जो सिस्टम पूरा विकसित किया, जैसी पाठ्य सामग्री तैयार की गई, जिस तरह के अध्यापक आए, जो संसाधन थे, वो काफ़ी हद तक हमें उसी दलदल में वापस ले जा रहे थे जिस दलदल से आज़ादी के बाद हमें निकलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के मतलब एक जटिल किस्म के रिश्ते रहे। ये शहर में कर्फ्यू तो 1980-81 में इलाहाबाद शहर में कर्फ्यू लगा था और मैं वहाँ पे बहुत नया अभी नौकरी मैंने शुरुआत की थी, 5 साल की मेरी नौकरी थी। उसमें बहुत सारे अनुभव मुझे देखने को मिले। अच्छा, मेरा ये एक समाजशास्त्री, इसमें दिलचस्पी तो शुरू से थी अपने छात्र जीवन से, हिंदू मुस्लिम रिश्तों को समझने में। लेकिन राज्य का जब मैं अंग बना तो मुझे ये करीब से देखने का मौका मिला कि राज्य कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है। राज्य किस तरह अपने ही बीच के कुछ लोगों को के साथ उनको अपने से अलग करने की कोशिश करता है और उनके साथ ज्यादती करता है। ये मुझे देखने का मौका मिला। तो ये एक तरह से ये छोटा सा उपन्यास था, लेकिन उस कर्फ्यू के दौरान जो मुझे अनुभव हुए, उन्हीं को मैंने इसमें लिखने की कोशिश की। अच्छा, अब कुछ बहुत हल्के और निजी सवाल आपसे कि आपकी ज़िंदगी में रचना कर्म कैसे कैसे आया और आपको सबसे पहले कब ऐसा लगा कि आप साहित्य की दुनिया के लिए मुफीद हैं और इसी रचना यात्रा में आप बने रहना चाहते हैं? देखिए, मैं छात्र जीवन में जैसे अमूमन होता है कि हर रचनाकार पहले कवि होता है, तो मैं भी दर्जा 6-7 में कविताएं लिखता था। ये था कि मुझे पढ़ने की बड़ी मेरी पढ़ने में दिलचस्पी थी और उस ज़माने की 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये दोनों मेरे परिवार में आती थी, तो उनको मैं चाट डालता था हर हफ्ते, ये 2 पत्रिकाएं कम से कम। इसी तरह से उस समय इत्तेफाक से मेरे पिता एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, उनका तबादला होता रहता था। तो कुछ शहरों में हमको बड़ी अद्भुत लाइब्रेरी मिल गई। जैसे बहराइच में मैं था तो वो राजर्षि पुस्तकालय या कुछ ऐसे ही नाम हुआ करता था। आजमगढ़ में हम लोग थे तो वहाँ म्यूनिसिपल बोर्ड का बहुत अच्छा पुस्तकालय था। आजमगढ़ तो हमारा घर था, तो गर्मियों में आते थे। तो इन सारे पुस्तकालयों में जो कुछ मिलता था वो एक तरह से चाट डालता था मैं। उसी समय घरेलू लाइब्रेरी योजना एक हिंद पॉकेट बुक्स की चलती थी, तो पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा वो रहा।
शौक। और उसी से फिर लिखना भी शुरू हुआ। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, जी। तो मुझे लगता था कि अपने को व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई और तरीका कोई नहीं। सबसे पहली रचना आपने कब सार्वजनिक रूप से मतलब मुझे बाहर लगता है कि दी? मैं हाई स्कूल में था, तो आज अखबार बनारस से निकलता जी। था, और आज का सबसे महत्वपूर्ण उसका रविवासरी होता था। अच्छा। 8 पेज का अखबार होता था, और 8 ही पेज का रविवार को प्रशस्त आता था। जी। तो उसमें मुझे याद है कि मेरी 1965 की लड़ाई चल रही थी, कुछ उस तरह का कुछ वो था। उस पर एक कविता छपी थी, जिसको बहुत दिनों तक मैं कटिंग करके रखे रहा। जी। वो जो भी घर में आने जाने वाले लोग थे, उनको मेरे पिता भी दिखाया करते थे, मुझे भी बड़ा शौक था। तो वो एक कविता से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि कविता मेरे बस की नहीं है, फिर छूट गई। व्यंग्य लेखन शुरू किया, कहानियाँ भी कुछ लिखी। अच्छा, वो छूटी हुई कविता क्या अब इस वयस में कभी कभी पास आती है? मुझे नहीं लगता था कि कविता के लिए एक अलग तरह का पूरा आपका मन होना चाहिए, एक खास तरह की भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। तो कविता मैं नहीं लिख सकता था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मतलब अगर मैं लिखता तो ज़बरदस्ती एक अच्छा। मतलब ज्यादती करता। अच्छा। तो कविता मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, आपके रचना कर्म से तो सभी परिचित हैं कवि साहित्यकार के रूप में, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में विभूति नारायण राय को हम लोग किस तरीके से देखें, या आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं तो देखिए ये मानता हूँ, मैं देखिए एक तो बताऊँ आपको कि मैं नास्तिक हूँ। जी। तो कोई ईश्वर नहीं है जो मेरा फैसला करेगा कि जी। मुझे बाद में स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, या यहाँ पर मैं किसी ईश्वर के लिए जवाबदेह नहीं हूँ इस धरती पर। जी। थोड़ा बहुत मैं एक वैज्ञानिक प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित रहा। जी। तो उस हिसाब से मुझे हमेशा लगता है कि जो समाज मिला था, इसमें अगर थोड़ा बहुत हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते, कुछ बेहतर बना सकते तो अच्छा था। तो वो तो खैर चलिए एक अलग कितना मैं कर पाया। लेकिन दूसरी चीज़ जो एक व्यक्ति के रूप में मुझे बहुत चकित करती है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जितना मैं डिज़र्व करता था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने हासिल कर लिया। मतलब जो मुझे मिला वो उससे मैं खूब न सिर्फ संतुष्ट हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि शायद जो मुझे जितना मिल सकता है तो उससे ज़्यादा ही मिल गया। अच्छा, आपके गृह जनपद के बारे में, उसकी प्रकृति, संस्कृति और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में, आपका बचपन, प्रारंभिक शिक्षा और इस तरह की कुछ निजी चीज़ों को अगर आप हमसे शेयर करें। देखिए मेरा गृह जनपद तो आजमगढ़ है, जी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि वो नाम के लिए गृह जनपद है। जी। मैं वहाँ एक क्लास भी, मैंने एक दर्जा भी पढ़ाई नहीं की। वो उसकी वजह ये है कि मेरे पिता नौकरी करते थे, और उनकी नौकरी में ही जौनपुर में वो पोस्टेड थे। मेरा जन्म हुआ, उसके बाद हर 2-2, 3-3 साल बाद वो ट्रांसफ़र होते रहे। तो शुरू में तो ज़रूर ऐसा हुआ कि हाई स्कूल के पहले तक जी। कि वो साल में 1-1.5-2 महीने हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे, और आजमगढ़ में अलग अलग रिश्तेदारियों में, शहर में एक घर था वहाँ, फिर ननिहाल में, इन सारी जगहों में चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन हाई स्कूल पहुँचे और जब बोर्ड वगैरह का इन सब का चक्कर शुरू हुआ तो वो ख़त्म हो गया। तो उस तरह से तो कोई बहुत स्मृतियाँ नहीं हैं सिवाय बचपन की, गांव में खेलने खालने की, इस तरह की। बाद में ज़रूर ऐसा हुआ कि करीब 20 साल बाद मैं 1993 में अपने गांव गया और 2-3 दिन रहा। तब मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे अनुभव हुए कि मुझे लगा कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। जी। और 1993 में फिर एक पुस्तकालय वहाँ पे मैंने स्थापित किया। अच्छा। वो पुस्तकालय अब 30 साल के करीब होने जा रहा है, उसका 28-29 साल हो गए। उसकी वजह से मेरा जुड़ाव हो गया, क्योंकि उस पुस्तकालय में पहले शुरू में तो कम जाना होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो सचमुच बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किताबों के बारे में वो चर्चा करते थे जब मैं जाता था। जी। कोई किताब जैसे तस्लीमा नसरीन की लज्जा, मुझे याद है कि वहाँ के लड़कों ने मुझसे डिमांड किया, मुझसे कहा कि वो लज्जा पढ़नी। जी। तो मैं दिल्ली आया और यहाँ से लज्जा ख़रीद करके फिर मैंने वहाँ पे, तो मतलब ये सब अनुभव रहे। जी। अब उस पुस्तकालय की वजह से ज़रूर ये होता है कि मैं हर 1.5-2 महीने 3 महीने में जाता हूँ और कुछ दिन रहता हूँ। तो उससे एक ऑर्गेनिक जो रिलेशनशिप थी वो बनी। डेवलप। जी।
जैसे कि मैंने कहा था कि एक शीर्षस्थ उच्च प्रशासनिक अधिकारी होने के अलावा समाज सेवी भी हैं, तो इन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ एक पुस्तकालय की स्थापना की थी और 30 साल पहले ये स्थापना की थी। कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील व्यक्ति ही इस तरह के कार्य कर पाता है। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो एक सरकारी नौकरी के अपने कायदे कानून होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें व्यस्तताएं होती हैं, तो उसके अंदर सृजन का माहौल जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो इस बीच में फिर इतनी रचनात्मकता कैसे रह पाई बची? मैं थोड़ा सा असहमत हूँ जी। इस वाक्य से, इस अर्थ में कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कई नौकरियाँ ऐसी थी जो बहुत व्यस्त रखती थी। जी। पुलिस में मैं था, आपने बताया ही। जी। तो जैसे जिलों का कप्तान जब मैं होता था तो वो बहुत व्यस्त रखने वाला दौर होता था, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा उसी दौर में लिखा। सबसे मज़ेदार बात कि वो पढ़ने की मेरी आदत थी, तो मैं दिन भर में चाहे जितना थका रहूँ, रात में बिना पढ़े मैं सोता नहीं था। या मैं यात्राएं बहुत करता था, कार से लंबी लंबी यात्राएं करता था या ट्रेन से करता था, तो उनमें मैं हमेशा अपने साथ पढ़ने की सामग्री रखता था। जो अच्छा, लोग, इस दरमियान आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप कुछ बाधित हो रहे हैं? ऐसा मुझे नहीं लगा। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि मुझे अनुभव बहुत ज़बरदस्त हासिल हुए। अच्छा। अगर मैं इस नौकरी में ना होता तो ये सारे अनुभव मुझे नहीं हासिल होते। जी। मतलब मेरी पुलिस की नौकरी ने तो मुझे इस अर्थ में समृद्ध किया जी। कि यहाँ पर मुझे जो जिस तरह के अनुभव मिले वो किसी दूसरे पेशे में मिल ही नहीं सकते नहीं थे। मिल सकता। मैंने शुरुआत में अध्यापन भी किया, कुछ दिन पत्रकारिता भी की, जी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पर रह करके मुझे इतना, जैसे राज्य का जो अंदरूनी चेहरा है और राज्य का अपने नागरिकों के साथ जो रिश्ता है, वो तो इससे बेहतर और समझने का कहीं कोई जरिया हो ही नहीं सकता था। इसलिए मेरे ज़्यादातर उपन्यास आप पाएंगी कि उनमें ऐसे चरित्र हैं जो मुझसे अपने पेशेवर ज़िंदगी में टकराए हैं। प्लस मैं सांप्रदायिकता और जो सांप्रदायिक रिश्ते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, जी। इनको समझने में मेरी दिलचस्पी थी। वो तो नौकरी में आने से पहले से थी, तो वो भी यहाँ पर रह करके मुझे ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिल गया। मुझे एक फेलोशिप मिल गई जो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद की है, उसने एक फेलोशिप दे दी, तो उसमें देश भर में घूमने का मौका और सांप्रदायिक दंगों को और सांप्रदायिक दंगों से राज्य किस तरह निपटा और जो अलग अलग नागरिक हैं इस देश के, उनका अपने राज्य के साथ कैसा रिश्ता, ये सब समझने का मौका मिला। तो ये इस तरह, एक तरह से जो ये व्यस्त ज़िंदगी थी, इसने तो मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों में मेरी मदद ही की। अच्छा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो एक पेशेगत व्यस्तता थी उसने बहुत सारे उस तरह के मौके दिए, अनुभव दिए कि जिससे कि कहीं न कहीं इनकी रचनात्मकता जो है वो और भी समृद्ध हुई और बहुत सारे नए प्लॉट मिले होंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है कि एक रचना को आप कितनी बार लिखते हैं या कितनी बार रद्दो-बदल करते हैं? देखिए, मैं इस मामले में एक तो बहुत आलसी हूँ। जी। मैं लिखना तब तक टालता रहता हूँ जब तक कि मैं टाल सकूँ। जी। तो इसीलिए मैंने बहुत कम लिखा। आप सोचिए, 40 साल से मैं लिख रहा हूँ और सिर्फ 5-6 उपन्यास या थोड़ा बहुत 300-400 पृष्ठ का और जो सांप्रदायिकता पर लेखन, यही है मेरे पास। तो मैं दोबारा तो दूसरा तीसरा ड्राफ्ट बनाने का तो मेरे यहाँ कोई मौका ही नहीं। मैं तो जल्दी से जल्दी जैसे ही ख़त्म होने लगता है बड़ा खुश होता हूँ और ख़त्म करके तो जिस तरह से वन टेक कोई रिहर्सल होता है या जिस तरह से कि फिल्मों के वन टेक के सीन होते हैं, उस तरह से सर जो हैं वो एक बार में जो लिखते हैं वो फाइनल ड्राफ्टिंग होती है। तो ये भी बड़े कौशल की चीज़ है। और अच्छा, मार्क्सवादी या समाजवादी विचारधारा आपकी दृष्टि में रचना कर्म के लिए कहाँ तक सही है? क्या रचना जी, और रचना में राजनीतिक विचारधारा का होना क्या उचित है? बड़ी पुरानी बहस है ये साहित्य में, और वो चलती रहेगी, अभी भी चल रही है। तो मेरा मानना है कि साहित्य समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता। अपने समाज से ही हम खाद हासिल करते हैं, वहीं से हमें सब कुछ, भाषा, चरित्र, प्लॉट, सब कुछ वहीं से मिलता है। और हम कहीं ना कहीं जो कुछ लिखते हैं उसके बहाने हम कहीं ना कहीं उसमें दखल देने की कोशिश करते हैं। जो अपने आसपास का समय है और जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं हमारी दखलंदाजी इसी लेखन के जरिए होती। तो अब आप उसके लिए मार्क्सवाद शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क्सवाद तो उस अर्थ में, हाँ, समाजवाद, मतलब मेरा
मतलब मानना है कि एक जी, वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए, एक जी, वैज्ञानिक दृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए, जी, जो हमेशा विवेक को आपकी आस्था पर तरजीह दे, है ना। आप किसी चीज़ को इसलिए ना मान लें जी। कि ये ग्रंथों में कहा गया है, हमारे एक बहुत पूर्वजों ने कहा है। मुख्य बात इन्होंने कही कि आपके विवेक को आस्था पर तरजीह दे। किसी भी रचनाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो कुछ लिख पढ़ रहा है तो उसका विवेक जो है वो पूरी तरह से जागृत हो और वो उसकी आस्था को संचालित कर रहा हो। बहुत अच्छी बात सर। अच्छा, कथा साहित्य को आपने अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बनाया, कविता को नहीं बनाया। ये तो हम लोगों ने सुन लिया कि आपको बाद में ऐसा लगा कि आप कविता में ज़बरदस्ती का प्रयास नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आप कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं या आपके पसंद के कवि कौन कौन से हैं? कविताएं खूब पढ़ता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, कविताएं तो सबसे आसान है पढ़ना, क्योंकि आप जल्दी किसी उपन्यास को आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत समय भी लग सकता है। कविता तो आसानी से जल्दी पढ़ी जा सकती है, लेकिन बड़ी कविता सिर्फ पढ़ के ख़त्म नहीं होती। बड़ी कविता बहुत देर तक आपके साथ साथ चलती रहती, आप बार बार पढ़ते हैं। अब तो वो चूँकि गे नहीं रह गई कविताएं, तो आप गुनगुनाने का चलन थोड़ा कम हो गया है। नहीं, पहले आप गुनगुनाते भी थे, लेकिन अगर कविता सचमुच अच्छी है तो उसको आप बार बार पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा कविता के साथ एक जो बड़ा सुख है वो यही है। आ, एक कथाकार के रूप में मूलतः इनकी उपस्थिति है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं और कविता बहुत देर तक साथ में रहती है अगर वो सचमुच में दिल तक जाने वाली कविता है। अच्छा सर, पुरस्कारों की राजनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर सरकारों के साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में आपकी क्या धारणा है? देखिए, ये मिली जुली सी प्रतिक्रिया इस पे दी जा सकती है। पुरस्कार इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि पुरस्कारों के बहाने आपको लोग रेखांकित करते हैं, उस पर आपकी कुछ चर्चा होती है। लेकिन पुरस्कार के लिए लिखना या पुरस्कार नहीं मिला तो आपका लेखन निरर्थक है, ये भी नहीं मैं समझता। सरकारें ज़रूर सरकारें कोई भी आएंगी वो हस्तक्षेप करेंगी। सोवियत रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, क्रांति के पहले बहुत बड़ी चीज़ें लिखी गई और क्रांति के बाद सब दो कौड़ी की रचनाएं वहाँ पे आईं। भारत में हम देख रहे हैं कि आप पिछले 5-7-8 सालों से जिस तरह की सरकार है जी, वो कैसे विचारधारा के माध्यम से हमला कर रही है और किस तरह जो साहित्य से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको किस तरह से उसने पंगु बनाया। उनके साथ कोई बड़ा लेखक नहीं जुड़ा है, तो लिहाजा वो बौने लेखकों को पुरस्कार दे करके उनको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, हास्यास्पद कोशिश करते हैं। बहरहाल मेरा अपना मानना है कि आपका सारा पुरस्कार तो आपका पाठक देता है। ये एक बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही कि लेखक का सच्चा पुरस्कार उसके पाठक हैं। बहुत सहमत है सर हम आपकी बातों से। अच्छा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? समसामयिकता का दबाव किस तरह से महसूस कर रहे हैं? और हाल में आपने कौन सी साहित्यिक कृतियाँ पढ़ी हैं? देखिए, मैं इस समय एक बड़ा मज़ेदार काम कर रहा हूँ। जी, हमारे यहाँ हिंदी में एक दुर्भाग्य से एक परंपरा है कि बच्चों के लिए लिखना ख़राब चीज़ है। जासूसी उपन्यास तो हमेशा घटिया ही काम है। जी, आप किसी वैज्ञानिक या कोई तकनीकी विषय पर कुछ लिखना चाहें तो आमतौर से हिंदी का लेखक उससे भी गुरेज करता है। तो मैं तो इस समय एक जासूसी उपन्यास लिख रहा था जो अभी खत्म हुआ है। हाँ, तो ये एक बड़ी अच्छी घोषणा है सर की तरफ से कि वो एक जासूसी उपन्यास लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर वो उपन्यास भी जो होगा वो पाठकों के बहुत करीब तक पहुंचेगा और मेरे ख्याल से उसमें कुछ रचनात्मकता के नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, आप एक बात बताइए कि व्यस्त समय में पढ़ने की दृष्टि से जैसे जब आप किताबों का चयन करते हैं तो आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है? उस वक्त आपके जहन में क्या होता है कि क्या पढ़ा जाए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी का एक बड़ी पुरानी कहावत है, ए बुक इज़ नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज़ आइदर वेल रिटन और इल रिटन। या तो अच्छी तरह लिखी गई किताब है या ख़राब तरह से लिखी गई किताब है। तो मेरे सामने तो एक ही मापदंड है कि कौन सी किताब आपको पढ़वा लेती। किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने पाठक से खुद को पढ़वा ले। ये कहना कि साहब पाठक बदमाश हैं और पाठक पढ़े लिखे नहीं हैं, पाठक समझदार नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेखक
आपकी हैसियत होनी चाहिए कि आप जो कुछ लिख रहे लेकिन हैं। किताबों का चयन किस तरह से करते मैं हैं भी सर? जो पठनीयता जहाँ हो, जो मुझे अच्छा। पढ़वा ले, जी। चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, जो पहला जो मेरा मापदंड है, जो पहला पैमाना वो यही है। मैं उसके एक ही दो पेज पढ़ के मेरे समझ में आ जाता है कि ये मुझसे अपने को पढ़वा लेगी ये रचना या नहीं पढ़वा पाएगी। तो इसमें बड़ा नाम ऐसा है तो छोड़। नहीं है कि कुछ बड़े प्रकाशकों के यहाँ की किताबें आकर्षित करती हों, या फिर कोई खास नाम जो है वो कहीं बांधता हो, इस तरह की कोई बाध्यता तो नहीं लगती? मुझे नहीं लगता। देखिए, आजकल छोटे प्रकाशक बहुत अच्छी किताबें छाप रहे हैं जी। और बड़े प्रकाशकों के यहाँ से भी कूड़ा छप रहा है। जी। बड़े प्रकाशकों को लाभ ये है कि हमारे ज़्यादातर जो बड़े नाम हैं, जो हिंदी के स्थापित रचनाकार, वो 4-5 प्रकाशकों तक ही उनकी किताबें महदूद हैं। लेकिन नए प्रकाशक और नए लेखक नई चीज़ें छाप रहे हैं और अच्छा छाप रहे हैं। तो बड़ा प्रकाशक या छोटा प्रकाशक मुझे आतंकित नहीं करता। मेरा निकष तो यही है कि मैं किताब उठाऊं, 2-4 पेज उल्टू पलटूं और मेरे ये समझ में आ जाता है कि ये मुझसे पढ़वा लेगा खुद को, ये किताब पढ़वा लेगी या नहीं पढ़वा पाएगी। तो ये जो पढ़वा लेती है उसे मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, बाजारवाद ने हिंदी साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया है? देखिए, बाजार और बाजारवाद दो अलग चीज़ें। तो बाजार ने तो हिंदी का लाभ किया, भाषा के तौर पर और हिंदी साहित्य का भी। अभी आपने देखा होगा बुकर पुरस्कार एक हिंदी की लेखिका को मिल गया। तो ये बाजार का ही वो है, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक बहुत बड़े समूह की भाषा है और एक बहुत बड़ा बाजार है। मैं हिंदी विश्वविद्यालय में था तो वहाँ मैं देखता था कि बहुत सारे विदेशी छात्र हिंदी पढ़ने आ रहे थे और उनसे जब बात करता था तो समझ में आ जाता था कि ये सिर्फ जो हमारा एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग हमने पैदा किया है, उसके चक्कर में ये आ रहे हैं। कोई इनका हिंदी साहित्य और हिंदी दूसरी हिंदी के उससे उनका कोई मतलब नहीं है। हिंदी को सीढ़ी बना करके भारतीय बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं। और भारत में भी आप देखिए, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, ये सब ऐसे शहर थे जहाँ 15-20 साल पहले आप हिंदी बोल के काम नहीं चला सकते थे। अब आप काम चला सकते हैं। तो बाजार ने तो हिंदी को लाभ पहुँचाया है और हिंदी रचनाओं को भी लाभ पहुँचाया। मतलब सब रोते रहते हैं प्रकाशक की हिसाब किताबें बिकने नहीं, लेकिन कोई प्रकाशक अपनी दुकान बंद नहीं करता और हर प्रकाशक हर साल 100, 200, 400 नई किताबें छापता रहता है। तो ये कहीं जा रही हैं, कोई ख़रीद रहा होगा तभी तो छाप रहे हैं। लेकिन बाजारवाद ज़रूर अपने आप में एक थोड़ा सा मुझे मुश्किल स्थिति ये लगती है कि बाजारवाद के चलते बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ विमर्श कई तरह के हैं, स्त्री विमर्श हैं, दलित विमर्श है और सारे। तो इसमें कुछ तो जेन्युइन है जो सचमुच उस ख़ास तरह के वर्ग की पीड़ा महसूस करके और उनसे जुड़ा विमर्श में उसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो एक सायास, एक फार्मूला बना करके रच रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वहाँ पर बाजारवाद नुकसान कर रहा है। वहाँ फिर वो लोग पिट भी जाते हैं। वो जो मैंने पहले ही कहा कि आपका पहले पाठक से आप पढ़वा तो लीजिए, तो फिर उनको पाठक ही अस्वीकार कर देता है। अच्छा, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया में रचनाकार को किस तरह शामिल होना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? नहीं, तटस्थ तो कोई रह नहीं सकता। देखिए, तटस्थ तो आप जीवन में हो ही नहीं सकते। आपके कदम कदम पर राजनीति है और आपको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। आप ना भी चाहें, आप चाहे आप उसका हिस्सा बनते ही रहते हैं। ये है कि मेरा, जैसे प्रेमचंद ने 1936 में कह दिया कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो मैं उसमें, मुझे कभी आश्वस्ति नहीं होती इस स्टेटमेंट से। मुझे लगता है कि देखिए, साहित्य हस्तक्षेप करता है, राजनीति को भी साहित्य बहुत धीरे धीरे बदलता है। आखिर आप ऐसा रचें जिससे हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है उसमें कटुता कम हो। सांप्रदायिकता की कटुता है, जाति पात की कटुता है, स्त्री पुरुष के विभेद की कटुता है, ये कम हो तो आप एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक पॉजिटिव इंटरवेंशन आपका हो रहा है समाज में। ये अलग बात है कि ये असर इसका बहुत धीमे धीमे दिखाई देता है, लेकिन असर दिखाई देता है। पर ये सोचना है कि वो साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलेगा, ये शायद उचित नहीं है। आगे तो राजनीति ही होगी, लेकिन वो राजनीति कैसी होगी, शायद इसमें कहीं ना कहीं साहित्य का हस्तक्षेप कुछ असर डाल सकता है। जी। अच्छा, क्या आप यह मानते हैं कि हिंदी साहित्य आज ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है कि राष्ट्रवाद, स्वच्छंदतावाद, व्यक्तित्व की खोज, क्रांतिकारी आदर्शवाद
संशयवाद और मोहभंग के सारे पुराने दौर अब खत्म हो चुके हैं? और यदि ऐसा है तो रचनात्मक समकालीनता की तलाश किन धरातल पर हो रही है? इसकी विकासशील संभावनाएं क्या हैं? देखिए, आपने बहुत सारे वादों का उल्लेख किया। ये सब अपने समय के साथ पैदा होते हैं। समय की जो चुनौतियाँ होती हैं, समय में जो एक ख़ास तरह की प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं, उन चुनौतियों की वजह से वो साहित्य को भी प्रभावित करती हैं। तो हमारे ही यहाँ तरह तरह के आंदोलन चले। अगर आप सिर्फ कविता को ले लें तो प्रगतिशील आंदोलन से लेकर के और स्वच्छंदतावादी आंदोलनों तक बहुत सारे आंदोलन चले। नई कविता आई, अकविता आई, कहानियों में भी कहानी, नई कहानी, है ना, तरह तरह के आंदोलन आए और चले। तो वो तो हर समय की अपनी मांग होती है, अपना दबाव होते हैं। और कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो अपने समय में थोड़ा बहुत वो रास्ता निकाल करके और एक ख़ास दिशा में कुछ लोगों को ले जा सकती। तो लेकिन वो तो हर समय का अपना वो है। आज भी इस तरह का वो चल रहा है। राष्ट्रवाद जैसे अभी आपने इस अर्थ में कहा कि राष्ट्रवाद जैसे ख़त्म हो गया, लेकिन ये राष्ट्रवाद तो अब जो आ रहा है ये एक और बड़ा आक्रामक और जिसे आप कह सकते हैं कि जो हमारे लिए कई बार डरा देने वाली स्थिति है, इस तरह से वो राष्ट्रवाद आ रहा है। तो इसका भी असर पड़ेगा साहित्य का। साहित्य से जुड़े बहुत सारे लोग इसको सॉफ्टनिंग करने की कोशिश करेंगे और कर पाएंगे। अच्छा, साहित्य जगत में कहानी को हमेशा केंद्र में रखते हैं और कविता को कहीं ना कहीं थोड़ा हाशिए पे रखा जाता है। आपको क्या लगता है कि कवि और कथाकार के बीच में क्या हम इसे मान के चलें कि कथाकार जो है वो श्रेष्ठ साहित्यकार या रचनाकार है? नहीं, देखिए, ये तो पिछले 30-40 सालों में हुआ है ना कि कहानी केंद्र में आ गई। इसके पहले तो कविता ही केंद्र में थी। आज भी अगर आप किसी साहित्य से खास तरह का जिन लोगों का जुड़ाव है, ऐसे किसी व्यक्ति से बात करें तो वो साहित्य का मतलब कविता ही समझता है। किसी से कहिए कि लेखक हैं तो कहेगा अपनी कविता जरा सुनाइए। तो कविता तो हमेशा से कई सौ वर्षों तक केंद्र में रही है। कहानी तो अभी 35-40 सालों में आई है और उसके समाजशास्त्री कारण हैं। कहानी तो अब अगले काफ़ी दिनों तक केंद्र में रहने जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें विरोध क्या है, इसमें किस तरह का क्लैश है, ये नहीं समझ पाए। इसमें कविता को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? मतलब वहाँ कविता कितनी बची रह जा रही है? कविता तो महत्वपूर्ण विधा ही है। ये अलग बात है कि अब कविता और गद्य में, पद्य और गद्य में फ़र्क ख़त्म हुआ। तो अब आप जो एक गेयता थी या जो लय थी, उसकी तरफ हम थोड़ा उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन कविता तो रहेगी ही। ये है कि ऐसी कविता रहेगी जो सचमुच कविता हो। जो आप एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी करके जो कविताएं लिख रहे हैं, या जिसमें उपदेश दे रहे हैं, या जिसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती का एक विचार परोस रहे हैं, वो नहीं रहेगी। वो तो हमेशा से ऐसी कविता द्वितीय श्रेणी की रही है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कविता वो रहेगी जो सच में कविता है। ज़बरदस्ती के प्रयास से लिखी गई चीज़ जो है वो कविता नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत अच्छी बात अभी हमने इस बातचीत में सुनी। हाँ, तो दोस्तों, अभी हमने एक लंबी वार्ता की विभूति नारायण राय जी के साथ, और ये साक्षात्कार जो है इसकी फिर एक अगली कड़ी भी हम आपको ज़रूर पेश करेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी, और मुझे उम्मीद है कि ये वार्ता आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने और जानने को मिली होंगी। तो दोस्तों, बात मुलाकात के इस खास सीरीज के लिए एक बार हम फिर से दिल से धन्यवाद करते हैं विभूति नारायण राय जी का कि कवि कुंभ के इस खास यूट्यूब सेशन के लिए वो हमें उपलब्ध रहे। सर, एक बार आपका फिर से हार्दिक आभार। मैं चाहती हूँ कि कवि कुंभ के पाठकों को आप अपना कोई छोटा सा संदेश दें। अब मुझे तो पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, और एक तरह से ये एक ऐसी विधा है जिसके ज़रिए हम साहित्य को ज़्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं। जिस तकनीक का आप इस्तेमाल कर रही हैं, इससे हम लोगों ने बहुत सालों तक गुरेज किया। अब हमें समझ में आया कि इसके बिना चारा नहीं है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे आप ज़्यादा बड़े पाठक समुदाय तक, ज़्यादा बड़े टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच सकती। तो मुझे लगता है कि इसको आपको जारी रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ हैं, और उम्मीद है कि कवि कुंभ जो है वो लगातार अपनी साहित्यिक यात्रा में
एक एक कर ऊंचे पायदान पर जाता रहेगा और आप सबके बीच हमेशा हमारी उपस्थिति बनी रहे। ऐसी आकांक्षाओं के साथ आपसे फिर होगी एक अच्छी और विस्तृत मुलाकात। बात मुलाकात की अगली सीरीज में हम विभूति नारायण राय जी से फिर मिलेंगे और कुछ और नए प्रश्नों के साथ आपके पास आएंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का, बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करते रहें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आभार, विदा।